गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लखनऊ केंद्र से मैं डॉक्टर हरीश कुमार सिंह आज आप सभी के साथ पूर्व मध्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर एक व्याख्यान दूँगा। जैसा कि अपने विगत व्याख्यान में हमने आपके साथ चर्चा करी थी कि किस तरह से गुप्तोत्तर काल के बाद यानी गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात और गुप्तोत्तर काल में कन्नौज जो है पाटलिपुत्र की जगह सत्ता का केंद्र बना। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन का पतन हो रहा है, हर्षवर्धन के समापन के बाद बड़ी रिक्तता आ जा रही है और इस रिक्तता के कई कारण थे। हमने पूर्व में चर्चा करा था, थोड़ा-सा उसको अभी हम लोग समराइज़ करेंगे। जैसे उत्तर भारत की राजनीतिक दशा क्या हो गई? केंद्रीयकरण की शक्तियाँ कमज़ोर हो रही हैं और विकेंद्रीकरण की शक्तियाँ हावी हैं। ये चीज़ राजनीति में भी दिख रही है, व्यवसाय और वाणिज्य और अर्थव्यवस्था में भी ये चीज़ें दिख रही हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्रम में हमने देखा था कि किस तरह से हूणों के आक्रमण ने, बाह्य आक्रमण ने उसकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया और नतीजा क्या निकला कि गुप्त साम्राज्य के जो छोटे-छोटे करद थे, सामंत थे, इनकी महत्वाकांक्षा जागी और इन्होंने एक छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण किया और पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज एक राजधानी के केंद्र में गुप्तोत्तर काल के बाद स्थित में आ जाती है। इस युग की प्रमुख विशेषता सामंतवाद का उत्कर्ष था। हम देखते हैं कि सामंतवाद की जो स्थिति है वो कमोबेश कुषाण काल से ही शुरू होती है, लेकिन गुप्त शासकों द्वारा भूमदेय, ब्रह्मदेय जो धार्मिक अनुदान दिए गए, इसकी वजह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो है सामंतवाद का एक उदय होता है। और इस सामंतवाद के विस्तार यानी चरम को ही जो है हम राजपूत युगीन संस्कृति के रूप में देख सकते हैं। तो आज के व्याख्यान का जो मुख्य केंद्र बिंदु होगा मेरे, वो पूर्व मध्यकाल में खास करके 800 से 1200 एडी के बीच किस तरह से राजपूत युगीन संस्कृति और छोटे-छोटे राजपूत राज्यों का उदय हो रहा है, इसको देखेंगे। इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अ स्थिति पर व्यापक विमर्श करेंगे और तत्पश्चात सुदूर दक्षिण में प्राचीन काल में संगम साहित्य पर प्रकाश डालेंगे और उसके बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में खास करके पल्लव और राष्ट्रकूट और चोल साम्राज्य की जो स्थिति थी, उस पर विचार करेंगे। आज हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं कि वास्तव में राजपूत युग की शुरुआत पूर्व मध्यकालीन इतिहास की एक प्रमुख विशेषता है। 800 से लेकर के 1200 के बीच में ये इसको हम राजपूत युगीन इतिहास कहते हैं और राजपूतों के उदय के संदर्भ में अगर हम विचार करें कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो एक प्रमुख विचारधारा के रूप में चंद्र बरदाई का जो है नाम आता है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो एक रचना लिखी और अग्निकुल से जो है 4 राजपूत जातियों के उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ये कहते हैं कि अग्निकुल माने यज्ञ हुआ और यज्ञ से जो है आबू पर्वत पर यज्ञ हुआ और उस यज्ञ से प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य ये 4 राजपूत जातियाँ उत्पन्न हुई, जिन्होंने धर्म रक्षा की। और छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण किया, इसमें से कुछ बहुत महान शासक भी इसमें हुए। एक दूसरी विचारधारा में खास करके राजस्थान के राजपूताना पर कर्नल डाट ने एक इतिहास लिखा है और वो कर्नल डाट कहते हैं कि राजपूत विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को ये मानते हैं और कहते हैं भाई राजपूतों की उदय के पीछे ये शक, कुषाण और हूण जो अतीत में आक्रांता जातियाँ भारत में आईं, जो शस्त्रोपजीवी थीं, जो युद्ध किया करती थीं, लड़ाकू जातियाँ थीं, वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बस गईं और वही जो है कालांतर में राजपूत कहलाए। और एक अन्य स्वदेशी उत्पत्ति की विचारधारा भी है कि प्राचीन समाज का ही जो एक तरह से क्षत्रिय समाज था, वो पूर्व मध्यकाल तक आते-आते राजपूतों में तब्दील हो गया और इसकी एक महान गाथा है, जो इसके समकालीन काव्यों में, समकालीन साहित्यों में लिखित मिलती है। जब हम राजपूतों के प्रमुख शाखा की बात करते हैं तो अग्निकुल के राजपूतों में प्रतिहारों का नाम आता है। ये गुर्जर प्रतिहारों का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गुर्जर प्रतिहारों का शासन काल 1019 तक रहता है और पूर्व मध्यकाल में ये सत्ता स्थापित होती है। बताते हैं कि हरिश्चंद्र इस प्रतिहार वंश के संस्थापक थे और नागभट्ट इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में माने जाते हैं।
पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल लेक जो है, जो खास करके दक्षिण में बादामी में पाया गया है, वहां पर पुलकेशिन द्वितीय ने नागभट्ट यानी गुर्जर शासकों का नाम लिया है। ये कहने का मतलब अभिलेखीय साक्ष्य में पहली बार ये शब्द आया है, गुर्जर, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। तो हम जैसा कि बता रहे हैं कि हरिश्चंद्र और नागभट्ट का जो शासनकाल है, नागभट्ट जिसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं, ये 730 से 766 के आसपास, एडी के आसपास शासन करते हैं। वत्सराज आते हैं इसमें, नागभट्ट द्वितीय आते हैं, मिहिर भोज आते हैं। वत्सराज की प्रमुख विशेषता था कि इन्होंने पाल शासक और धर्मपाल को जो है पराजित किया। आपको बताते चले कि दरअसल उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण के बाद जब कन्नौज सत्ता का केंद्र बना, तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षात्मक संघर्ष हुआ। इसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट प्रमुख थे और अंततः इसमें जो है प्रतिहारों की विजय होती है। लंबे समय तक प्रतिहारों ने कन्नौज से जो है शासन किया। तो कन्नौज पर जो है अधिकार करते हैं बाद में जाकर के नागभट्ट द्वितीय। ये वही कन्नौज है जिसको हर्षवर्धन ने जो है पाटलिपुत्र की जगह पर राजधानी बनाया था। गुप्त साम्राज्य का लंबे वक्त तक शासन, राजधानी का केंद्र पाटलिपुत्र था, लेकिन हर्षवर्धन ने कन्नौज को स्थापित किया। लेकिन हर्षवर्धन के बाद जो रिक्तता आती है, उस रिक्तता को पूरा करने के लिए त्रिपक्षात्मक संघर्ष होता है और उसमें फिर जो है ये प्रतिहार शासक का वर्चस्व बनता है और नागभट्ट द्वितीय जो है करीब 800 से 853 के आसपास तक शासन करते हैं, एडी के आसपास तक कन्नौज पर अधिकार कर लिया और राजधानी इसको बनाया। सबसे बड़ी बात है। बाद में यहाँ पर शासकों की परंपरा में मिहिर भोज का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और मिहिर भोज के बारे में बताते हैं कि वैष्णव धर्मानुयायी थे, आदि बराह की उपाधि लिया और इसके साथ साथ इन्होंने प्रभास जैसी उपाधियों को धारण किया। जाहिर तौर पर ये वैष्णव धर्म को अपने राजकाज के हिस्से से जोड़ते थे, राजकीय प्रतीक चिन्हों से जोड़ते थे। मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल प्रथम का नाम आता है, जो सबसे प्रमुख शासक इस खास करके प्रतिहार वंश के शासकों में था। परम भट्टारक और परमेश्वर जैसी उपाधियां महेंद्रपाल प्रथम ले रहे हैं। एक जीवंत दस्तावेज महेंद्रपाल प्रथम के समय का है, राजशेखर, जो इनकी राज्यसभा में विराजमान रहते थे। राजशेखर ने एक महान साहित्य छोड़ रखा है, कपूर मंजली काव्य, मीमांसा और विदुषाल भंज का। ये तीन साहित्य हैं राजशेखर के, जो खास करके उस समय की स्थितियों के बारे में प्रकाश डालते हैं। लेकिन 1018 तक जाते जाते राष्ट्रकूट शासकों की स्थिति बड़ी कमजोर हो जाती है और अंततः ये 1018 वही दौर है जब हमने जिसकी चर्चा भी बाद में करूंगा कि महमूद गजनवी जो है मध्य एशिया से भारत पर आक्रमण शुरू करता है गजनी से, और 1000 से लेकर के 1026 के बीच में उसके 17 आक्रमण होते हैं। तो महमूद गजनवी ने 1018 के आसपास गुर्जर शासकों खास करके राज्यपाल पर आक्रमण किया और बाद में 1019 में त्रिलोचन पाल पर आक्रमण करके इस प्रतिहार शासकों की सत्ता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो कुल मिलाकर के 1019 के आसपास तक जाते जाते प्रतिहार राजवंश पूरी तरह से समाप्त हो गया, जो उत्तर भारत के राजपूताना शासकों में सबसे अहम राज्य था, सबसे अहम था। इसके शासकों ने लंबे वक्त तक उत्तर भारत में कन्नौज को केंद्र बना करके सत्ता किया और साहित्य के माध्यम से और अपनी उपलब्धियों को, गाथा को अंकित कराया। अब हम देखते हैं कि प्रतिहारों का जब पतन हो रहा है खास करके कन्नौज से, तो प्रतिहारों के जो सामंत थे उन्होंने छोटे छोटे कई राज्य स्थापित किए। ये सबसे अहम है क्योंकि पूर्व मध्यकाल, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सामंतवाद के चरम की श्रृंखला को दर्शाता है। सामंतवाद जिसकी शुरुआत जो है कुषाण से शुरू होती है और सातवाहन काल और उसके बाद गुप्त काल में ये अपने विस्तार को प्राप्त होता है। इसमें जो है सामंतवाद की परंपरा में पहले भूम अनुदान जो मिला, उस भूम अनुदानों के साथ साथ धीरे धीरे उनको उस पर रहने वाली प्रजा पर न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया और धीरे धीरे ये काफी सक्षम हो गए और उन सामंतों ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी। ऐसे ही प्रतिहारों की पृष्ठभूमि पर 1019
तो उसका अंत किया गजनवी ने। लेकिन उसके पहले से ही प्रतिहारों के तमाम सामंतों ने, जैसे गढ़वाल वंश हुआ, गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश हुआ, मालवा के परमार हुए, मध्य भारत के कलचुरी हुए, दिल्ली के चौहान हुए, इन लोगों ने जो है प्रतिहारों की खंडहर पर ही बड़े राज्य का निर्माण किया। सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात के चालुक्य की बात करते हैं। इसको सोलंकी भी कहते हैं। अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में इनका भी नाम आता है। मूल राज प्रथम शासक के रूप में आता है गुजरात में, और अल्हनबाड़ को इसने राजधानी बनाया। दूसरे शासक में भीम प्रथम आते हैं 1022 से 1064 के आसपास। ये भीम प्रथम ही हैं जिनके समय पर महमूद गजनबी का गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हो रहा है 1026 में। अल बरूनी उस समय की जीवंत दस्तावेज किताबुल हिंद में लिखता है, और वो कहता है कि जब महमूद गजनबी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने जाता है तो भीम प्रथम छिप जाता है, भाग जाता है, और लूटपाट करने के बाद जब गजनबी वापस आता है तभी वो पुनः अपनी गद्दी के पास अपने राज्य में वापस लौटता है। भीम प्रथम के पास जयसिंह सिद्धराज का नाम आता है। उसके बाद कुमारपाल एक प्रमुख शासक है जो खास करके गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश का महत्वपूर्ण शासक है। यह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का समर्थक था। इसके बावजूद कुमारपाल के बारे में एक विवरण है कि उसने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया। तत्पश्चात भीम द्वितीय आते हैं, और खास करके 1195 के आसपास जो है ये भीम द्वितीय वहां पर शासन करते हैं। ये वही समय है जब भारत में गोरी के आक्रमण हो जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और फिर द्वितीय युद्ध 1192। चंदावर के युद्ध में गोरी उत्तर भारत में पूरी तरह से सत्ता की स्थापना कर लेता है, और 1195 में जाकर के भीम द्वितीय को सत्ता से हटा करके और गुजरात के चालुक्यों को कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली यानी लाहौर की सल्तनत में मिला लेता है, क्योंकि ऐबक की राजधानी अभी दिल्ली नहीं बनी है, वो लाहौर से ही अपना शासन संचालित करता है। प्रतिहारों के सामंतों में एक अन्य सरदार जिनको सामंत कहते हैं, जिन्होंने राज्य का निर्माण किया, जयजग भुक्त के चंदेल हैं। लंबे वक्त तक इधर नर्मदा घाटी और इस महोबा के एरिया में चंदेलों ने शासन किया। ये प्रतिहारों के सामंत थे। इनकी खजुराहो आध्यात्मिक राजधानी थी, और कलिंजक एक तरह से सैन्य राजधानी थी। बताते हैं कि नानुक इसका संस्थापक था। यशोवर्मन, धंग, विद्याधर जैसे महान राजाओं की श्रृंखला इसमें प्रतिहारों के सामंतों में जजभूत के चंदेलों की है। और खजुराहो का जो चतुर्भुज मंदिर है, आज भी वो एक तरह से जीवंत दस्तावेज है, जिसको यशोवर्मन ने स्थापित किया था, जिसका निर्माण कराया था। पृथ्वीराज ने महोबा में आदि बराह मंदिर बनवाया, जिसको कहते हैं धंग के समय पर बना। और ऐबक ने जो है भी इस चंदेलों की राजधानी को जो है खास करके 1000 मतलब 1195 के आसपास इस चंदेल साम्राज्य को ध्वस्त करके इसको सल्तनत या कहेंगे कि ऐबक के साम्राज्य में इसने मिला लिया। अन्य नामों में मालवा के परमारों का नाम आता है। मालवा मध्य भारत का राज्य था, और ये विंध्य क्षेत्र में पड़ता है। ये सामरिक दृश्य से भी बहुत महत्वपूर्ण था, और उज्जैनी इसका प्रमुख केंद्र था। बाद में शासकों ने धारा और धारावर्ष को भी एक राजधानी बनाया, और 10वीं शताब्दी में मालवा में परमारों का आधिपत्य हो जा रहा है। बताते हैं कि इन परमारों के संस्थापक के रूप में श्रीहर्ष का नाम आता है। श्रीहर्ष के बाद वाक्यपति मंजू का नाम आता है। वाक्यपति मंजू महान विद्वान था। भोजशाला का निर्माण कराया इसने। इसी तरह से भोजशाला का निर्माण भोज करा रहा है, वाक्यपत मंज के बाद शासक बन रहा है। और खिलजी ने जो है इस मालवा के परमारों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मध्य भारत में कलचुरी एक मध्य अन्य शासन था, जो खास करके जो है ये भी प्रतिहारों के सामंत थे, और इन्होंने कलचुरियों ने राज्य की स्थापना की। अगर हम बात करें कि प्रतिहारों के खंडहर पर अन्य डायनेस्टियों में, तो गढ़वाल वंश का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रदेव इसके संस्थापक के रूप में जाते हैं, और 1080 के आसपास चंद्रदेव गढ़वाल वंश की स्थापना करते हैं, और कन्नौज को इसका प्रमुख केंद्र बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और उसके बाद मदन पाल आते हैं, गोविंद चंद्र आते हैं, 1114 से 54 के बीच में शासन करते हैं। लंबा वक्त शासन काल रहता है।
और गोविंद चंद की खास बात थी कि महान विद्वान जो लक्ष्मीधर थे, वो इसके दरबार में रहते थे। कृत्य कल्पतरु लक्ष्मीधर की एक महत्वपूर्ण रचना है, जो उस समय के स्थितियों पर प्रकाश डालती है। गोविंद चंद के बाद विजय चंद्र आते हैं और विजय चंद्र के बाद जयचंद्र जो है यहाँ के गढ़वाल वंश के शासकों की श्रृंखला में आते हैं। और जयचंद का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता का परिवर्तन जयचंद के समय पर हो रहा है। एक तो पृथ्वीराज चौहान, इन चौहान वंश के शासकों से इनका संघर्ष भी इतिहास विदित है। दूसरे, गोरी के तराइन के प्रथम और तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात जब गोरी ने दिल्ली में रहने का मन बना लिया, तो चंदावर का युद्ध होता है। और उस चंदावर के युद्ध में 1194 के में जयचंद पराजित होता है और मार डाला जाता है और इस गढ़वाल वंश को एक तरह से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। एक अन्य डायनेस्टी में चौहानों का नाम आता है और हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि अग्निकुल के राजपूतों की उत्पत्ति में चौहान भी एक अहम कड़ी है, जिन्होंने दिल्ली को एक केंद्र बनाया। ये भी प्रतिहारों के सामंत थे। और सोमेश्वर का एक बिजौलिया का प्रस्तर अभिलेख मिला है, उसमें खास करके चौहान शासकों की वंशावली की जानकारी मिलती है। ये बहुत अहम है। वकपति फर्स्ट और बिग्राराज द्वितीय तृतीय ये प्रमुख शासक इसमें होते हैं। ज्यादा अहम जो इतिहास के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखना चाहिए, प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की। ये चौहान वंश के ही शासक थे। पृथ्वीराज तृतीय की बात करें, जिसको राय पिथौरा कहते हैं, तो वास्तव में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व चौहान वंश का ये प्रमुख शासक था जो दिल्ली में शासन कर रहा था। और इसी के समय पर गोरी का आक्रमण होता है। 1191 तराइन का फर्स्ट युद्ध और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें ये पराजित हो जाता है। और इसके दरबारी कवि चंद बरदाई इसके बारे में लिखते हैं कि इनको गजनी ले जाया जाता है और वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि चौहानों का जो है अंश अंत 1192 के आसपास जाते जाते समाप्त होता है और एक अहम राजपूत शासक जाति दिल्ली के सत्ता से बेदखल होती है। और हम देखते हैं कि 1118 में जब महमूद गजनवी आता है, तो वो उधर गुर्जर प्रतिहारों का अंत कर रहा है। जो बचे खुचे शासक हैं, खास करके राजपाल और त्रिलोचन पाल, और यहाँ पर ये चौहानों वंश का भी वो पतन कर रहा है। उत्तर भारत के अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में बंगाल के पाल और सेन वंश का भी विवरण आता है, जिन्होंने लंबे वक्त तक उत्तर भारत में सत्ता के लिए संघर्ष किया। हम अभी बता चुके हैं कि पालों ने किस तरह से कन्नौज के लिए त्रिपक्षात्मक संघर्ष में एक अहम कड़ी के रूप में थे। पाल वंश की स्थापना गोपाल नाम के एक सामंत ने की थी और 750 से 770 एडी के आसपास आ, ये विवरण आता है। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे गोपाल। और गोपाल के बाद धर्मपाल का शासन आता है, जो बहुत महत्वपूर्ण शासक था। इसके दरबार में बंगाली कवि सुरधल का नाम आता है। और सुरधल जो है अपने साहित्य में धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी बोलता है। जाहिर तौर पर इस उपाधि से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर की महत्वपूर्ण राजवंशों में पाल वंश ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था कुछ समय। धर्मपाल के बारे में बताते हैं कि इन्होंने परम सौगात की उपाधि ली थी। विक्रमशिला और सोमपुरी का जो बौद्ध विहार है, उसकी स्थापना करने का श्रेय धर्मपाल को जाता है। ये बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा कि वास्तव में इसका अंत भी बाद में जब तुर्क लोग वहां तक जाते हैं, तो तुर्कों ने इस बौद्ध विहार का अंत कर दिया था और कन्नौज पर अधिकार किया था धर्मपाल ने। जैसा कि हम अभी बता रहे हैं कि जो त्रिपक्षात्मक संघर्ष चल रहा था, वो करीब शताब्दियों तक चला। और उस त्रिपक्षात्मक संघर्ष में कभी प्रतिहार हावी रहे तो कभी पाल हावी रहे, तो अंततः राष्ट्रकूटों के हाथ जो है ये सत्ता लगी। धर्मपाल के बाद देवपाल का नाम आता है और देवपाल के भी लिए कहा जाता है कि ओदंतपुरी में बौद्ध मठ की स्थापना की। विग्रहपाल अन्य शासक है, नारायणपाल और महिपाल का नाम आता है। लेकिन धीरे धीरे पाल वंश जो है की भी सत्ता का एक तरह से अंत होता है और इसी पृष्ठभूमि में नदिया के आसपास सेन वंश का शासन आता है।
और ये पाल वंश के पतन की पृष्ठभूमि में ही ये इनका उत्थान हो रहा है। सेन वंश के संस्थापकों में सामंत सेन एक अहम कड़ी है, संस्थापक माना जाता है। इसके बाद विजय सेन एक प्रमुख शासक हैं, 1065 से करीब 1058 के आसपास ये रहते हैं। और विजय सेन के बाद बल्लाल सेन, जिनके बारे में इतिहासकारों ने भी लिखा है और समकालीन साहित्य में भी विवरण मिलता है। बल्लाल सेन का जो शासनकाल है, वो 1058 से 78 के आसपास है। इतिहास में लिखा मिलता है कि बल्लाल सेन ने एक कुलीनवाद आंदोलन चलाया। अतीत में उस दौर में कुलीनवाद में मतलब शासन प्रशासन में कुलीन लोग ही रहेंगे, और ऐसा एक आंदोलन बल्लाल सेन चलाते हैं। ये खुद एक साहित्यकार थे। दान सागर एक रचना इनकी है जो जीवंत दस्तावेज है इनके लेखनी की। अद्भुत सागर इनकी रचना है। और निशंक शंकर की उपाधि ले रहे हैं बल्लाल सेन। बताते हैं कि बल्लाल सेन के बाद लक्ष्मण सेन आते हैं, लेकिन लक्ष्मण सेन तक जाते जाते एक तरह से सेन वंश की सत्ता का पतन हो जा रहा है, अंत हो जा रहा है। और 1202 तक आते आते बख्तियार खिलजी, जो अपने एक कुछ शाही घुड़सवारों के साथ बंगाल की तरफ दिल्ली सल्तनत के विस्तार को अ, अंजाम देते हुए जाता है, और नदिया को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, बौद्ध मठों को ध्वस्त कर देता है, और इस तरह से सेन वंश का पतन होता है। उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अगर हम कहें पूर्व मध्यकाल में, तो एक शाही वंश है, अगर जिसकी चर्चा ना की जाए तो अधूरा है। उत्तर भारत से पूर्व मध्यकाल में जो भी आक्रमण हो रहे हैं, उनके लिए एक तरह से बाउंड्री वाल के रूप में शाही वंश के शासकों ने काम किया। उद्भांडपुर इनकी राजधानी थी, और काबुल घाटी और गंधार के आसपास ये प्रमुख वंश, शाही वंश जो है उत्पत्ति और विस्तार कर रहा है। संस्थापक के रूप में जयपाल का नाम आता है। 1001 में गजनी से ये हार जाते हैं, लेकिन हारने के बाद जयपाल में इतिहास में लिखा मिलता है कि इन्होंने अग्नि में स्वयं को जलाकर के भस्म कर दिया। अगर मध्यकाल में जाएंगे और राजपूतों की पराजय के प्रमुख कारणों, अहम कारणों पर चर्चा करेंगे, तो वास्तव में एक बिंदु ये भी उभर आता है कि राजपूत लोग नैतिक युद्ध लड़ते थे, और हार के सदमे में जो है जाकर के जयपाल ने खुद को अग्नि में जला दिया, जबकि इनको प्रयास करना चाहिए था। तो शाही वंश के शासकों में ये जयपाल अहम है। और उसके बाद फिर कश्मीर का शासन आता है। कश्मीर में 3 वंश शासन करते हैं, और करीब लंबे वक्त तक शासन करते हैं। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहाड़ वंश। कारकोट वंश कश्मीर का पहला एक डायनेस्टी है, और इसके संस्थापक में दुर्लभ वर्धन का नाम आता है। अहम शासकों में ललितादित्य मुक्तापीठ का एक नाम है, क्योंकि बताते हैं इतिहास में लिखा है कि मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया कश्मीर में, और कश्मीर में ही परिहासपुर नगर की स्थापना की ललितादित्य मुक्तापीठ ने। कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश आता है, और उत्पल वंश में जो अहम जानकारी है, जो ध्यान में रखना है छात्र छात्राओं को, नहरों के निर्माण पर बल दिया गया। मतलब शासकीय शासक के उपक्रम से सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया जा रहा है। बताते हैं सुय नाम का एक कोई अभियंता था, जो नहरों के निर्माण पर पर्याप्त ध्यान दे रहा था। और प्रमुख शासकों में जो है अवंती बर्मन, और यहाँ पर एक महिला शासिका का भी नाम आता है कश्मीर के उत्पल वंश में, वो है रानी दिद्दा 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 एक सह शासिका के रूप में जो है उत्पल वंश के रूप में कश्मीर में शासन करती हैं, और शासन प्रशासन में प्रमुख भूमिका निभाने का प्रयास करती हैं। अगले वंश में कश्मीर में लोहाड़ वंश का शासन आता है, और लोहाड़ वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद हर्ष एक प्रमुख शासक के रूप में आते हैं, और बताते हैं कि हर्ष के दरबार में ही कल्हड़ था। कल्हड़ एक प्रमुख व्यक्ति है, जिसने जो है राज तरंगणी लिखा, और राजतंगड़ी में कश्मीर के इतिहास का जीवंत इतिहास दस्तावेज कल्हड़ ने छोड़ रखा है। हर्ष के बाद जयसिंह खास करके 1128 से 1156 के बीच शासन करते हैं, और यह अंतिम शासक था। दरबार में, जयसिंह के भी दरबार में राजतरंगणी के लेखक थे, और इन्होंने जो है इन्हीं को समर्पित किया है अपनी पुस्तक। और कश्मीर में बताते हैं शैव धर्म के लिए एक मतलब स्थितियां अनुकूल थी।
शासकों ने शैव धर्म के विस्तार के लिए अनुकूल स्थितियां बनाई और कल्हड़ की राज तरंगड़ी भारत के इतिहास लेखन में प्रथम एक ऐसी रचना है जिसमें इतिहास के लेखन के जो प्रमुख मानदंड हैं उनको अपनाया गया है। इसलिए हम इस काल को एक अहम रूप में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उत्तर भारत में ये जो राजपूताना के राज थे, हर्षवर्धन के पश्चात पूर्व मध्यकाल में 800 से 1200 के बीच में जो ये राजपूताना के राज प्रतिहारों की पृष्ठभूमि में पल बढ़ रहे हैं, चौहान हो गए, सोलंकी हो गए, गढ़वाल हो गए, और परमार हो गए, चौहान हो गए, तोमर हो गए, इनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप से यह पूरा का पूरा पूर्व मध्यकाल विकेंद्रीकरण का युग है, जहां पर सामंतवाद अपने चरम पर है। सामंतवाद की पिरामिडीय व्यवस्था में सबसे ऊपर राजा होता है, उसके नीचे छोटा सामंत, उसके नीचे और छोटा सामंत, और फिर नीचे और छोटा सामंत, सबसे नीचे कृषक होता है। राजा कृषक पर सीधे संपर्क नहीं कर रहा है, सीधे शासन नहीं कर रहा है, बल्कि अपने उप और चतुरांशिक यानी छोटे सामंतों के माध्यम से प्रजा पर शासन कर रहा है। तो विकेंद्रीकरण की प्रमुख विशेषता यही है कि केंद्रीय शक्ति नहीं है, राजा अपने सामंतों पर अपनी ही शक्ति के लिए निर्भर है। और चूंकि सामंतों का सीधा सरोकार उस भौगोलिक सीमा पर रहने वाली जनता से है, जिन्हें मतलब अधिकारों में न्यायिक अधिकार भी दिया गया, कर अधिशेष कलेक्शन का भी अधिकार दिया गया, और धीरे धीरे वो सक्षम होते गए। और जब सामंत सक्षम होते गए, केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता गया, तो ये सामंतों ने उत्तर भारत में छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित कर दिए। लेकिन इसकी जो राजनीतिक स्थिति थी, वही इनके विकेंद्रीकरण, वही इनके आर्थिक पतन का भी कारण था। राजनीतिक विकेंद्रीकरण ने आर्थिक गतिविधियों को हतोत्साहित किया। इस पूरे के पूरे शासन काल में हमें ना के बराबर मुद्रा मिलती है। यानी जो मुद्रा व्यवस्था प्राचीन भारत में वाणिज्य व्यापार में अपनाई जा रही है, राज्य के द्वारा, शासकों के द्वारा जारी किया जा रहा है, उसकी रिक्तता यहाँ पर दिख रही है। और वाणिज्य व्यापार फिर से विनिमय पर चल रहा है। वाणिज्य व्यापार की गतिविधियां विकेंद्रीकरण के दौर में हतोत्साहित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जगह जगह छोटे छोटे राज्य टोल टैक्स, चुंगी कर, इसकी वजह से आवागमन का जो एक लंबा रास्ता होता था, उसमें व्यापारी गतिविधियों को हतोत्साहित मिल रही है। तो यह सामंतवाद ने जो है आर्थिक विकेंद्रीकरण का दौर पैदा किया। आर्थिक गतिविधियां यहाँ पर हतोत्साहित हो रही हैं। और सामाजिक रूप से क्या हो रहा है? सामाजिक रूप से स्मृत ग्रंथों के हिसाब से जो है यहाँ पर समाज का जातियों का उपजातियों में विभाजन हो रहा है। राजपूत के बारे में ही देखें तो किस तरह से तमाम लड़ाकू जातियों को एक राजपूत जाति के रूप में तब्दील किया जा रहा है। ये अग्निकुंड के उत्पत्ति के सिद्धांत की परंपरा को इससे देख सकते हैं। कर्नल डार्ट जो भी बता रहे हैं कि भाई ये जो विदेशी जातियां, खास करके युद्ध में रत जातियां भारत में आई, शक-कुषाण हो, वही धीरे धीरे इस 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में आकर के राजपूत जातियों में तब्दील हो गए। तो अब उत्तर भारत में ये छोटे छोटे राजपूत जातियां हैं जो हिंदू धर्म यानी वैष्णव और शैव धर्म को प्रमुख धर्म मान करके उत्तर भारत में शासन कर रहे हैं। अभी हम खास करके इस पूर्व मध्यकाल के धर्म के विकास पर लास्ट में इस पर प्रकाश डालेंगे। अब हम देखते हैं कि वास्तव में इस पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में क्या हो रहा है। दक्षिण भारत को हमने नहीं टच किया था, और मेरा ये इरादा था कि आपके साथ इसको एक साथ ही देखेंगे। अगर प्राचीन काल में देखें हम कि सुदूर दक्षिण में क्या हो रहा है, तो सुदूर दक्षिण पर प्रथम प्रकाश जो है संगम साहित्य से मिलता है। संगम कालीन साहित्य में चोल, चेर, पांड्य राज्यों का विवरण मिलता है। जब हम अशोक को पढ़े थे तो हमने देखा था कि अशोक किस तरह से अपने सीमावर्ती दक्षिण के चोल, चेर, पांड्य राज्यों के लिए एक पत्र निर्गत करते हैं कि आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि धम्म के हिसाब से आचरण करो। अब भेरी घोष की जगह मैंने धम्म घोष को अपना लिया है। तो वहां पर हम देखते हैं कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत पर यह प्रकाश पड़ रहा है। हमने चर्चा करा संगम की। यह संगम क्या है? दरअसल तमिल कवियों का एक संघ था,
और खास करके ये संघ जो है 100 एडी से 250 एडी के बीच में हुआ है। 3 संगीतियाँ हुई हैं, 3 संगम हुए हैं तमिल कवियों के। ये संघ पांड्य शासकों ने आयोजित किया, पहली बात जो ध्यान रखने की ज़रूरत है। और संगम राज्यों और राज्यों संगम साहित्य में चेर राजाओं का विवरण दिया गया है। अगर हम बात करें कि प्रथम संगम कब हो रहा है, तो बताते हैं अगस्त ऋषि ने जो है पांड्य शासकों के अधीन मदुरा में पहला संगम किया था, जहां पर ये साहित्य लिखे जा रहे हैं। द्वितीय संगम तोलकाप्पियर इसके अध्यक्ष थे, पांड्य शासकों के अधीन कपाटपुरम में ये हो रहा है। तृतीय संगम के अध्यक्ष नकीर थे, ये भी पांड्य शासकों के अधीन और उत्तरी मदुरा में इसकी स्थापना हो रही है। बताना यह है कि वास्तव में वैदिक सभ्यता का जो विस्तार उत्तर भारत से दक्षिण भारत में हो रहा है, ये वही समय है। बताते हैं कि आर्य सभ्यता का दक्षिण में विस्तार अगस्त ऋषि ने किया, कौंडिय भी इनको कहते हैं, और इसके संगम साहित्य से भी प्रमाण मिलते हैं। तोलकाप्पियम संगम साहित्य का एक व्याकरण ग्रंथ है, अलंकार की पुस्तक है, और जो तमिल भाषा में लिखी गई है। इसी तरह से शिल्पादिगारम एक तरह से प्रमुख महाकाव्य है, और इस महाकाव्य में संगमकालीन समाज और उनकी मान्यताओं का जीवंत विवरण दिया गया है। अगर संगमकालीन प्रमुख राज्यों की बात करें, तो जैसा कि मैंने अभी कहा, चेर, चोल और पांड्य 3 प्रमुख राज्य थे। चेर राज्य, जैसे हमने बताया कि संगम साहित्य में राजाओं में चेर राज्यों का ही विवरण है। प्रतीक के रूप में धनुष को अपनाते थे। उदयन जेरल एक प्रमुख शासक के रूप में चेर वंश का नाम आता है संगम साहित्य में। वैसे ही आ, पांडवों की राजधानी, चोलों की राजधानी मल्लूर थी, और करिकाल एक प्रमुख शासक के रूप में इसका प्राचीन काल में नाम आता है, और पांडवों की राजधानी मदुरा थी। सभी संगमों को आयोजित करने का श्रेय पांड्य शासकों को ही जाता है। अब अगर हम इनके शासन प्रणाली की बात करें, तो प्राचीन काल में संगम साहित्य से जो चीजें उभर के आती हैं, उसमें राजतंत्र की बात यहाँ पर आती है। समाज में आर्य संस्कृति का प्रसार हो रहा था। अगस्त ऋषि ने इसको धीरे धीरे दक्षिण में ले जाकर के विस्तार दिया था। बल्लाल एक महत्वपूर्ण जाति में उभर करके आ रही है। सती प्रथा का प्रचलन यहाँ पर यदा कदा दिखता है। दास प्रथा के भी संकेत संगम साहित्य में मिलते हैं। अगर वाणिज्य व्यापार के प्रमुख केंद्रों के रूप में देखें, तो संगम साहित्य में तोंडी, मुशरी और पुहार, जिसे काबरीपट्टनम कहते हैं, प्रमुख वाणिज्य व्यापार या रिहायशी केंद्र के रूप में उभर के आ रहे हैं। और पुहार की तो आधुनिक खुदाई से रोमन बस्तियों के भी प्रमाण मिले हैं। पुहार जाहिर तौर पर प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। प्राचीन काल में रोम के लोग जब भारत से व्यापार करते थे, तो बताते हैं कि नावों में भर के स्वर्ण मुद्राएं लाते थे, और यहां से काली मिर्च लेकर के जाते थे। और इस काली मिर्च को यवन, उस साहित्य में यवन कहा गया है, और ग्रीकों को, यूनानियों को यवन प्रिय भी कहा गया है। यवन प्रिय एक काली मिर्च के रूप में, और यह काली मिर्च का व्यापार भारत के पक्ष में उस दौर में होता था। मैंने चर्चा पूर्व के व्याख्यान में किया था कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कुछ दक्षिण सुदूरवर्ती इन राज्यों का विवरण देता है, और उनके साथ वाणिज्य व्यापार में की स्थिति पर भी प्रकाश डालता है। दक्षिण में एक अन्य चीज जो महत्वपूर्ण है, वो मुरुगन की उपासना की जा रही है। मुरुगन क्या है? एक प्राचीन देवता का नाम है, और बाद में इन्हीं का नाम सुब्रमण्य मिल जाता है, जिसको दक्षिण के इन राज्यों के लोग पूजा अर्चना करते थे। खारवेल का एक लेख जो मिला है प्राचीन काल में कलिंग से, और उसमें तमिल के इन 3 संघों को वो खारवेल जो शासक था पराजित करने का दावा करता है। इससे भी इनकी ऐतिहासिकता का पुख्ता प्रमाण मिलता है। और अभी मैंने चर्चा करा कि पुहार की जो वर्तमान आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की है, उसमें तो रोमन बस्तियों के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। उनके उपभोग की वस्तुएं, वाणिज्य व्यापार में आयात निर्यात के प्रमुख क्या तत्व थे, इस पर भी उस खुदाई से प्रकाश पड़ता है। सुदूर दक्षिण में संगम काल के राज्यों के बाद
अगर हम पूर्व मध्यकाल की स्थिति में अगर लौट के आवें, तो हम देखते हैं संघ की दक्षिण भारत में, सुदूर दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख राष्ट्र के रूप में राष्ट्रकूटों का उदय हो रहा है, जो विंध्याचल पर्वत से नीचे, नर्मदा ताप्ती से नीचे दक्षिण भारत में ये राज्य स्थापित हो रहा है। मान्यखेट इनकी राजधानी थी, राष्ट्रकूटों की। और अभी मैंने चर्चा करा था कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कैसे राष्ट्रकूट एक अहम कड़ी के रूप में उभर के आए थे। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में यह संघर्ष चला था, सदियों तक चला था, और जिसमें कभी पाल जीत रहे हैं, तो कभी प्रतिहार जीत रहे हैं, तो कभी राष्ट्रकूट जीत रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण के में राष्ट्रकूटों का जो शासन है, वो पाल एवं प्रतिहार के समकालीन था। इसको हम समकालीन साहित्यों को, दस्तावेजों को सम्यक विवेचन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। चालुक्य शासक बर्मन था, और इसके बारे में बताते हैं कि जो राष्ट्रकूट शासक हैं, इनके संस्थापक में जो है दंति बर्मन का नाम आता है। इन्हें दंति दुर्ग भी कहते हैं। 756 के आसपास मान्यखेत को मतलब केंद्र बना करके ये शासन कर रहे हैं। कृष्ण प्रथम इसका अन्य प्रमुख शासक था राष्ट्रकूटों का। और कृष्ण प्रथम के बारे में एक पुरातात्विक साक्ष्य आज भी विद्यमान है। एलोरा का कैलाश मंदिर जीवंत उदाहरण है इनके स्थापत्य कला शैली का, इनके निर्माण कला शैली का, कृष्ण प्रथम का। कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव, जिसको धारावर्ष कहते हैं, राष्ट्रकूट शासक बना। और ध्रुव के बाद गोविंद राज थर्ड का नाम आता है। बताते हैं कि गोविंद राज थर्ड ने जो है धर्मपाल एवं नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार शासक को सामूहिक शक्ति का मान मर्दन किया। ये लिखित दस्तावेज इसके प्राप्त होते हैं। गोविंद राज थर्ड के बाद अमोघ वर्ष का नाम आता है, और अमोघ वर्ष जैन मत का पोषक था। इस तरह का मतलब ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त होता है। विद्या कला का महान संरक्षक था अमोघ वर्ष। और इसी के दरबार में जिनसेन एक कवि रहते थे, लेखक रहते थे, जिन्होंने आदि पुराण पुस्तक लिखी। इसी तरह से महावीराचार्य ने जो है गणित सार संग्रह पुस्तक लिखी। जाहिर तौर पर अमोघ वर्ष के दरबार में इन विद्वान लेखकों को राजाश्रय प्राप्त था। राष्ट्रकूटों ने एक तरह से कल्याणी के चालुक्यों को भी पराजित किया जो है, और बाद में कल्याणी के चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों को पराजित करके स्वयं अपनी एक सत्ता की स्थापना की, ऐसा विवरण मिलता है। ये कल्याणी के चालुक्य कौन थे? ये दरअसल राष्ट्रकूटों के ही एक तरह से सामंत थे। इतिहास में तैलप द्वितीय का नाम मिलता है, जो इसका संस्थापक था। सोमेश्वर इसके प्रमुख शासक से। विक्रमादित्य खष्ट, जिसको इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत अहम माना गया है, 1076 से 1126 के आसपास तक लंबा शासन इनका चलता है। और विक्रमादित्य खष्ट के बारे में कहते हैं कि विज्ञानेश्वर के लेखक, विज्ञानेश्वर जो थे, जिन्होंने मिताक्षरा की रचना की, इन्हीं के दरबार में रहते थे। एक तरह से स्मृति ग्रंथ है, और इसके हिसाब से जो है उस समय के समाज को नियमित किया जाता था। यह प्रमुख उपलब्धि है। सोमेश्वर तृतीय एक अन्य शासक हैं कल्याणी के चालुक्यों में। महान विद्वान थे ये खुद, और मानसोल्लास और शिल्प शास्त्र की रचना की। एक प्रमुख बिंदु है इनके समय का। दक्षिण के अन्य शासकों में पल्लव शासकों का नाम आता है। ये दरअसल कल्याणी के चालुक्यों के बाद ही पल्लव, खास करके मामल्लपुरम के आसपास पल्लव वंश की स्थापना हो रही है। और मामल्लपुरम के बराह मंदिर के निर्माण का श्रेय सिंह विष्णु को जाता है, जो पल्लव वंश का संस्थापक था। ये 565 से लेकर के 600 एडी के आसपास तक शासन कर रहे हैं। और भरव भरव जो महान कवि थे, उन्होंने एक इतिहास लिखा है संस्कृत में, रचना की है, जिसको किरातार्जुनीयम कहते हैं। इन्हीं के दरबार में रहते थे। पल्लव शासकों में महेंद्र बर्मन प्रथम एक प्रमुख शासक है। इसको महान शासक माना जाता है, और इसने खुद का एक साहित्य लिख छोड़ा है, जिसको मत्स्य विलास प्रहसन कहते हैं, जो आज भी विद्यमान है।
महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल आता है 630 से करीब 638 के बीच में। और ये बताते हैं कि महेंद्र नरसिंह वर्मन ने बदामी के चालुक्यों को पराजित किया और बतापी कोंड की उपाधि धारण की। वो बदामी का चालुक्य को पराजय करना इसकी एक प्रमुख विशेषता थी, प्रमुख उपलब्धि थी, और तत्पश्चात इसने जो है बदापी कोंड की उपाधि ग्रहण की। नरसिंह वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल आता है और इनके समय के स्मारकों में कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण आज भी विद्यमान है, जो इनके समय पर होते हैं। वैष्णव धर्मावलंबी थे नरसिंह वर्मन। जाहिर तौर पर नरसिंह वर्मन ने उस दौर में वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया, राजर्षय दिया। अगर हम देखें कि ये पल्लव कालीन कला एवं संस्कृति इन शासकों के समय पर कैसे उभर के आ रही है, तो अगर संस्कृति की बात करें तो पल्लव धर्म के शासकों ने एक तरह से ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया, ब्राह्मण धर्म को का अनुपालन किया, उसको राजकाज में लागू करने की कोशिश की। और इन्हीं के समय पर कांची के पल्लवों के समय पे ही नयनार और अलवार भक्त आंदोलन की एक चर्चा होती है, जो उभर करके आ रही है। एक भक्ति विधा का उभार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दक्षिण की कला शैली का अगर देखें तो पल्लव कालीन इतिहास बहुत ही अहम है। स्थापत्य कला में जो तीनों शैलियां हैं पल्लव कालीन, मंडप, रथ या विशाल मंदिर, तीनों के हमें पुरातात्विक अवशेष आज भी विद्यमान है, मिलते हैं पल्लव काल। मंडप की बात करें तो जैसे कठोर पाषाण को काट करके जो है गुहा मंदिरों का निर्माण, रथ एकाश्मक रथों का निर्माण पर्वतों को काट करके, और बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण यहाँ पर किया जाता था। रथों को सप्त पगोठा कहा जाता था और ये सारे रथ महाबलीपुरम के आसपास जो है ये मामल केंद्रित हैं। तो पल्लव कालीन कला और संस्कृत कला का उत्कृष्ट काल कह सकते हैं इसको, अद्भुत नमूना है जो आज भी विद्यमान है। पल्लव के बाद हम देखते हैं उसी पृष्ठभूमि में चोलों का इतिहास आ रहा है। प्राचीन काल में संगम साहित्य में हम चोल चेर पांड राज्यों की बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि संगम युग की तीसरी शताब्दी तक वहां पर एक तरह से अवसान हो रहा है, लेकिन वही चोल आकर के विजयालय के समय 850 के आसपास एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर रहे हैं। विजयालय क्या थे? पल्लवों के सामंत थे, लेकिन पल्लवों की पृष्ठभूमि में ही फिर चोलों का एक तरह से पुनर्राज्य की स्थापना हो रही है। 850 से 887 ईसा एडी के आसपास विजयालय यहाँ पर शासन कर रहे हैं। विजयालय के बाद आदित्य फर्स्ट शासक आते हैं। राजराज एक शासकों की श्रृंखला में महान नाम आता है। 985 से लेकर के 1014 के एडी के आसपास इनका शासन का था। बताते हैं कि राजराज प्रथम ने जो है कलिंग सहित मालदीव के तमाम क्षेत्रों पर को विजित करके अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। हम कह सकते हैं कि प्राचीन कालीन दक्षिण सांस्कृतिक विस्तार को अगर राजराज प्रथम ने अंजाम दिया तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्रीलंका को जीत रहे हैं और मालदीव के द्वीप समूह के तमाम छोटे छोटे देशों में खास करके ये चोल शासक राजराज प्रथम जीत रहा है। और तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज के समय की सबसे प्रमुख विशेषता है। राजराज के बाद राजेंद्र फर्स्ट शासककार है और राजेंद्र फर्स्ट की प्रमुख विशेषता है बंगाल विजय के पश्चात गंगई कोल्ड की उपाधि लेते हैं। यहां पर देखना है कि खास करके उत्तर भारत को विजित करने का, बंगाल को विजित करने का कि कितनी लोलुपता है चोल शासकों में। और इतना ही नहीं, बंगाल को विजित करने के बाद गंगा बताते हैं कि उन शासकों से गंगा की धारा से घड़ों में जल मंगा करके और स्नान किया और गंगई कोल्ड चोंडपुरम की उपाधि जो है ये ले रहे हैं। चोल शासकों की इस पूर्व मध्यकाल की अंतिम परंपरा में कुलुंगटू फर्स्ट का नाम आता है 1070 से 1020 के आसपास। और बताते हैं कि फिर ये चीन को दूत मंडल भेजते हैं, 28 दूत मंडलों को चीन भेजते हैं। राजेंद्र थर्ड अंतिम शासक था चोलों का और जिसने शासन किया।
और धीरे-धीरे फिर जो है सुदूर दक्षिण में भी अलाउद्दीन के समय पर जाते-जाते दक्षिण में के राज्यों में एक विस्तार होता है और अलाउद्दीन के जो सेना नायक थे, वो दक्षिण के राज्यों को विजित करते हैं। अब हम देखते हैं कि चोल प्रशासन प्रशासन के दृष्टिकोण से बहुत अहम है, राजा केंद्र में है और प्रांतों को मंडल के रूप में इंगित किया गया है चोल साहित्यों में। 6 मंडलों की बात जो है आती है। भूमि कर और व्यापार कर दोनों राज्य की आमदनी के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। और सबसे अहम बात जो ध्यान में रखना है कि चोल प्रशासन दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य है जो विवाह समारोह पर भी कर लिया करता था। एक नई बात उभर करके आ रही है। भूमि की माप की इकाई को बेली कहा जाता है और तमाम शासकों ने समय-समय पर भूमि माप को किया था। जिसको उत्तर भारत में हम अलाउद्दीन की परंपरा में देखते हैं जब मसाहत के रूप में वो भूमि की पैमाइश कराता है। लेकिन उससे पूर्व ही दक्षिण में ये भूमि की माप जिसको बेल के माध्यम से कहा जाता है चोल प्रशासन का अहम हिस्सा था। स्थानीय स्वशासन एक अहम बात थी। चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। उर सभा, महासभा और नगरम जैसी संस्थाएं थी जो कहीं न कहीं राजकाज को नियमित करती थीं। राजकाज को जनता के कल्याण के लिए, शासन करने के लिए ये संस्थाएं हुआ करती थीं और इनका अहम स्थान था। समाज 2 वर्गों में विभक्त था। हम कह सकते हैं दक्षिण का जो है चोल साम्राज्य, एक तो वेलगई था, जिसमें कृषक, श्रमिक और हस्तशिल्प आते थे। दूसरा इंडगई था, तो इसमें औद्योगिक समूह था, बड़े लोग थे। और मजे की बात है कि चोल साहित्य में क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ग की कहीं चर्चा नहीं आती है। क्षत्रिय और वैश्य वर्ग यहाँ पर कहीं न कहीं नदारद है। तो कहने का मतलब उत्तर भारत की जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, वो एक दूसरे रूप में वहाँ पर दिख रही है। हाँ, मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन था, ऐसा विवरण साहित्य से मिलता है। दास प्रथा के भी सीमित प्रमाण चोल साहित्य में मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में एक तरफ उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण का दौर चला और छोटे-छोटे राज्य हुए, तो दक्षिण भारत में उस संगम युगीन समय के जो राज्य थे, वो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में खास करके पल्लव और ये चोल के रूप में उभर के आते हैं और इन्होंने दक्षिण की परंपरा को समृद्ध किया। चोल शासकों ने दक्षिण की परंपरा को समृद्ध किया, साथ ही साथ इनका सांस्कृतिक विस्तार खास करके श्रीलंका और पूर्वोत्तर द्वीप समूह तक किया। अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। यही वो समय है जब रथों के रूप में, शब्द पगोटा के रूप में एक तरह से पुरातात्विक साक्ष्य मामल्लपुरम में हमको दिखते हैं। मंदिरों के रूप में स्मारक द्रविड़ शैली के स्पष्ट नमूने हैं जो हमें इस समय भी दिखते हैं। ये चोलकालीन समाज राजनीति की अहम विशेषता थी। अब एक अहम बिंदु जिस पर हमें चर्चा करना है, वो ओवरऑल ये आज के इस व्याख्यान का अंतिम बिंदु है कि धर्म एवं संस्कृति में क्या विस्तार हो रहा है। अगर हम देखें कि 300 एडी से लेकर के 1200 एडी के बीच में कॉमन रूप से उत्तर भारत या फिर दक्षिण भारत के धार्मिक तत्वों में कौन से तत्व समाहित हो रहे हैं और धर्म के जो वैदिक वांग्मय का रूप था उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक व्यवस्था में कठोर यज्ञ कांड और बलि प्रथा और कर्म कांड एक अहम हिस्सा रहा करता था और उसको पहली चुनौती जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म से मिली। कामोबेश ये चीजें चलती रहीं और धीरे धीरे जैन और बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। लेकिन भारत में मौर्योत्तर काल, उसके बाद कुषाण काल और गुप्त काल तक आते आते जो वैदिक धर्म था, इनकी मान्यताओं में एक तरह से बदलाव आ रहा है और विस्तार भी हो रहा है। और वो बदलाव और विस्तार ही जो है खास करके पौराणिक हिंदू धर्म का ताना बाना बुन रही है और इसका उदय हो रहा है। हमने ये देखा है कि जो ब्राह्मणवाद था वो उत्तर भारत के में फैल गया था, लेकिन दक्षिण भारत में उस संस्कृति को ले जाने का श्रेय अगस्त ऋषि को है। लेकिन इस ब्राह्मणवाद के साथ साथ हम पूर्व मध्यकाल की स्थिति में गुप्तोत्तर काल के बाद हम देखते हैं कि स्थानीय एवं जनजातीय देवताओं को
ब्राह्मणवादी देवगणों में स्थान दिया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। और ये काम गुप्त युग में हुआ। कैसे हुआ? जब ब्राह्मणों को भारी मात्रा में भूमि अनुदान दिया गया और वो तमाम क्षेत्रीय तत्वों से उनका जुड़ाव हुआ, तो वहां पर एक तरह से उन ब्राह्मण संस्कृतियों को लागू करने के लिए स्थानीय देवी देवताओं को उस मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया। और ये शामिल होना ही एक तरह से आधुनिक पौराणिक हिंदू धर्म का उदय यहां से दिख रहा है। ये क्या था? ये कि वैदिक ब्राह्मणवाद के स्थान पर ऐसे संप्रदाय उभरे जिनसे पौराणिक धर्म की उत्पत्ति हो रही है। और पौराणिक हिंदू धर्म क्या है? एक तरह से विश्वास प्रणाली है, जिसमें औपचारिक रूप से कई धाराएं हैं जो स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं को आत्मसात करती है। हम देखेंगे कि इसका प्रमुख स्रोत पुराणों में इंगित मिलता है। पुराण इसके प्रमुख स्रोत के रूप में उभर करके आते हैं। और पुराणों की रचना जो है तीसरी शताब्दी से चौथी के बीच में एक तरह से संकलित की गई, जहां पर इस पौराणिक हिंदू धर्म में ब्राह्मणवादी धर्म के में स्थानीय देवी देवताओं को स्वीकार करके ब्राह्मण धर्म का विस्तार किया जा रहा है। यह प्रमुख विशेषता है धर्म की मान्यताओं में, उनके प्रमुख तत्वों में परिवर्तन को लेकर के। अब क्या था कि बलि का महत्व घट रहा है, उपासना की पद्धति का विकास हो रहा है। अगर हम वैदिक वांग्मय को याद करें, जहां पर बलि प्रथा, यज्ञ कांड, कठोर कर्म कांड, ये सारी चीजें अहम थी। अब क्या हो रहा है? ब्राह्मण वर्ग ब्राह्मणवाद का जो विस्तार हो रहा है, उसमें स्थानीय देवी देवताओं को भी उनको देवी का रूप दिया जा रहा है, उनको आत्मसात किया जा रहा है। और बल की जगह पूजा, उपासना और सामूहिक पद्धति का विकास हो रहा है। सामूहिक अनुष्ठानों की भूमिका बढ़ रही है। मंदिरों के भीतर पूजा का प्रारंभ हो रहा है। मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि किस तरह से देवालयों में मूर्तियां बन रही हैं। गुप्त काल में उन मूर्तियों को रखने के लिए मंदिरों के निर्माण की कला हो रही है, जबकि वैदिक व्यवस्था में ये चीजें नहीं थी। तीर्थ स्थलों में यत्र तत्र तीर्थ स्थलों में यत्र तत्र यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। ये जो है एक तरह से पौराणिक हिंदू धर्म की मुख्य मान्यताएं के रूप में उभर करके आ रही है। और हिंदू पौराणिक धर्म के हम तीन रूपों को देखेंगे। इन तीन रूपों में जैसे शैववाद, वैष्णववाद और शक्तिवाद, ये तीन चीजें हैं। शैववाद का विकास एक तरह से कश्मीर के आसपास, कश्मीर में हो रहा है, जहां पर आदिवासी पोशाक में शिव को चित्रांकित किया जा रहा है। ये आदिवासी पोशाक क्या है? ये दरअसल विभिन्न जातीय समूह ही हैं जिनके उन देवताओं को शिव के रूप में आराधना की जा रही है। और शिव की मूर्ति के रूप में और लिंग के रूप में पूजा जो है, शैववाद का उत्थान कश्मीर में एक अहम बात हो रही है। इसी तरह से वैष्णववाद एक अहम धारा के रूप में उभर करके आ रहा है पौराणिक हिंदू धर्म में, जो इसी युग में उभर के आ रहा है। विष्णु का पहला उल्लेख यद्यप वेदों में है, लेकिन महाभारत में कृष्ण और रामायण के राम, ये खास करके इन देवी देवताओं को हिंदू उपासना पद्धति में अहम स्थान दिया जा रहा है। और ये वैष्णववाद की उत्पत्ति यहाँ पर हो रही है। और शक्ति के रूप में हम देखते हैं कि स्त्री शक्ति का विकास हो रहा है। ये स्त्री शक्ति कहाँ से आती हैं? ये वास्तव में ये स्थानीय देवियां ही थीं, जिनको जो है धर्म में अहम स्थान दे करके इनकी पूजा का प्रचलन शुरू किया गया और ब्राह्मणवादी धर्म का स्थानीय क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम स्त्री शक्ति की बात करें, तो ब्रह्मा की पत्नी के रूप में सरस्वती की पूजा की शुरुआत हो रही है। विष्णु की पत्नी के रूप में लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हो रही है। और शिव की पत्नी के रूप में दुर्गा जो है या पार्वती की पूजा की शुरुआत हो रही है। यानी शक्ति पूजा का प्रारंभ भी जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये गैर ब्राह्मणवादी परंपरा थी, जिसको स्थानीय देवी देवताओं के रूप में स्वीकार करके ब्राह्मणवादी उपासना पद्धति का अहम अंग बना लिया गया। ये चीजें थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक ब्राह्मणवाद का जो स्थान था, वो पौराणिक हिंदू धर्म ने ले लिया, पूर्व मध्यकाल तक आते आते। और इस पौराणिक हिंदू धर्म का विस्तार भक्ति आंदोलन करता है।
आप देखोगे कि किस किस तरह से ये भक्ति आंदोलन दक्षिण में ये उदय होता है, लेकिन धीरे-धीरे फिर ये पूरे भारत में, उत्तर में और खास करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी इसका विस्तार होता है। ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाव इसका हो रहा है। शुरुआत में अभी मैंने चर्चा करा था कि शैव नयनारों एवं वैष्णव अलवारों ने तमिलनाडु में 6वीं शताब्दी में इसकी नींव डाली, भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन के मूल में क्या है कि 2 ही सब चीज़ें हैं, एक भगवान है, दूसरा भक्त है और अथाह साधना से, समर्पण से, प्रेम से भगवान को भक्त प्राप्त कर सकता है। ये बातें भक्त के लिए अहम हैं। भक्ति के लिए सबसे अहम है कि आप जिसकी भी उपासना कर रहे हो, उसके प्रति अपार श्रद्धा रखो, निष्ठा करो और भक्त में लीन हो जाओ। और आपकी जब भक्ति भावना अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगी, तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, बल्कि भगवान से भक्त एकाकार कर जाएगा। पहले जहां पर अनुष्ठान पर बल दिया जाता था, अब इस भक्ति भावना में सर्वोच्चता के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम पर बल दिया जा रहा है। भक्ति आंदोलन की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अगर हम भक्ति आंदोलन के अन्य तत्वों पर ध्यान दें, तो दरअसल ये इसका जो नेतृत्व किया जा रहा है, विभिन्न समूहों द्वारा किया जा रहा है, जहां पर विभिन्न जातीय समूहों के लोग इसमें आ रहे हैं। सबसे अहम बात है, उच्च और निम्न वर्ग का अंतर किए बिना, ब्राह्मण और अब्राह्मण का अंतर किए बिना विभिन्न जातियों के लोग एक तरह से गुरु के रूप में भक्त आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी बात, इस भक्ति आंदोलन की एक अन्य विशेषता लिंग के आधार पर भी विभेद का समापन था। भक्ति आंदोलन के अगुवाई करने में महिला और पुरुषों दोनों दोनों उभर करके आ रहे हैं। तीसरी भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या थी? क्षेत्रीय भाषा का प्रसार हो रहा है। ब्राह्मणवादी संस्कृति का विस्तार जिन जिन क्षेत्रों में हुआ, उन क्षेत्रीय तत्वों के आम पूजा पद्धति और साधना पद्धति को ब्राह्मण व्यवस्था ने आत्मसात किया। उनके पूज्य देवी देवताओं को आत्मसात किया और अपनी उस व्यवस्था में स्थान दिया। इससे क्षेत्रीय भाषा में जो है तमाम तरह के काव्य और साहित्य का सृजन हो रहा है। यह भी एक अहम बात है, क्योंकि इस इन भक्ति आंदोलन के पुरोधा कवियों ने संगीत का उपयोग किया, तो संगीत को भी भक्ति भावना से ओत-प्रोत दिखा करके उसमें उपयोग किया जा रहा है। लिंग और जाति व्यवस्था पर एक तरह से प्रहार किया जा रहा है। भक्ति आंदोलन ने रूढ़ियों का भी उल्लंघन किया। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पूर्व मध्यकाल सामंतवाद का चरम है, और सामंतवाद में एक पिरामिडीय व्यवस्था है, ऊपर से नीचे तक हायरार्की है, बड़ा सामंत, छोटा सामंत, उससे छोटा सामंत और किसान। उसी तरह से इस जो भक्ति आंदोलन का भी विकास हो रहा है, इसमें भी जो है बहुदेववाद में एकेश्वरवाद हम तलाश सकते हैं कि विभिन्न देवी देवताओं को, स्थानीय समूहों के देवी देवताओं को भक्ति आंदोलन में स्थान दिया गया और उनको मुख्य धारा से जोड़ करके ब्राह्मणवादी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार हमने आपके साथ 6 व्याख्यान साझा किए हैं और प्राचीन इतिहास में हमने जो है प्राचीन से लेकर के और 1200 एडी तक के इतिहास को बहुत कम समय में आपके साथ रखने का प्रयास किया है। और इसके तहत हमने इंडस वैली से लेकर के वैदिक व्यवस्था, मौर्य और उसके बाद जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद, मौर्यकालीन समाज, उसके बाद हम देखते हैं कि मौर्य के विघटन के बाद शक कुषाणों का आगमन कैसे हो रहा है, कुषाणों की महान श्रृंखला और सिल्क रूट का मैंने विवरण किया। उसके बाद मैंने गुप्त साम्राज्य पर आपसे चर्चा की और महान गुप्त सरकारों शासकों की श्रृंखला को आपके साथ साझा किया। लेकिन गुप्त साम्राज्य का भी पतन हो रहा है और पाटलिपुत्र एक केंद्र से जो है कन्नौज आ रहा है। हर्षवर्धन को मैंने देखा किस तरह से उसने प्रयाग मोक्ष परिषद की स्थापना कर रहा है। ह्वेनसांग उसके समय पर कैसे आ रहा है। लेकिन हर्षवर्धन के पतन के बाद फिर त्रिपक्षात्मक संघर्ष हो रहा है। उस त्रिपक्षात्मक संघर्ष में प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट शासक आते हैं और अंततः कन्नौज पर जो है प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का राज्य आ रहा है और यहीं से एक तरह से विकेंद्रीकरण अपने चरम पर है। छोटे छोटे राजपूत राज्य उत्तर भारत में आ रहे हैं,
केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो रहा है, वाणिज्य व्यापार का ह्रास हो रहा है, आर्थिक गतिविधियों के एक लोकल केंद्र पैदा हो रहे हैं। और सुदूर दक्षिण में क्या हो रहा है कि सुदूर दक्षिण में भी संगम साहित्य से लेकर के संगम कालीन जो चोल चेर पांड्य राज्य थे, और फिर जब छठी शताब्दी में जो है पल्लव खास करके का उदय हो रहा है, और उसी पृष्ठभूमि पर चोलों का उदय हो रहा है। और चोलों में महान शासकों ने गंगई कोंड और बतापी कोंड की उपाधि ले रहे हैं, श्रीलंका से लेकर के और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं। इन चीजों को हमने देखा। धार्मिक विकास में हमने देखा कि किस तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के स्थान पर वैष्णव धर्म का, यानी पौराणिक हिंदू धर्म का उद्भव और विकास इन 500-600 वर्षों के दरमियान हो रहा है, जहां पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अपना विस्तार करते करते जिन क्षेत्रों में गए उन आदिवासी समूहों को अपने से जोड़ा, और उनके देवी देवताओं को अपने में आत्मसात कर लिया, और उनको हिंदू पौराणिक धर्म का अहम हिस्सा मान लिया, जिससे इस वैदिक व्यवस्था का विस्तार हुआ।